अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। सीपीसी की सेक्शन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर 2 और इसके तमाम रूल्स को स्टेप बाय स्टेप। ऑर्डर 2 बेसिकली हमें फ्रेम ऑफ सूट के बारे में बताता है और इसके कुछ रूल्स हैं। छोटा सा ये चैप्टर है, छोटा सा ये ऑर्डर है, कुछ इसके रूल्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि दावे के अंदर क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं, क्या चीज़ें शामिल नहीं हो सकती, कितने काज ऑफ एक्शंस के जो आप काज ऑफ एक्शन का जो क्लेम है वो एक दावे में कर सकते हो, कौन से क्लेम इकट्ठे नहीं कर सकते, कौन से कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में हमें ये ब्रीफली बताता है। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त टाइमली मिलते रहे। मेरी छोटी सी फीस है उसको जरूर फुलफिल कर दिया करें। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट कम से कम 10 रुपये डोनेट कर दें, सेकंड 2 लोगों की हेल्प, थर्ड मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनका सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर फ्रेम ऑफ सूट। सूट को कैसे फ्रेम करना है, कैसे बनाना है, क्या लिखना है, क्या कुछ आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ऑर्डर 2 रूल 1 फ्रेम ऑफ सूट। एवरी सूट शेल एज फार जहां तक मुमकिन है प्रैक्टिसेबल बी फ्रेम, उसकी जो प्रैक्टिस है वो ऐसे उसको फ्रेम किया जाएगा, ऐसे तैयार किया जाएगा सो एज टू अफोर्ड ग्राउंड फॉर फाइनल डिसीजन, ताकि उसकी ग्राउंड्स के ऊपर इन्हिसार करते हुए फाइनल डिसीजन तक पहुंचा जा सके। अपॉन द सब्जेक्ट इन डिस्प्यूट, उसके अंदर जो सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट है उसको वजाहत और क्लैरिटी के साथ लिखा जाए। एंड टू प्रिवेंट, और ममनू किया जाए, रोका जाए फर्दर लिटिगेशन, मजीद मुकदमेबाजी को कंसर्निंग देम, जो उनके दरमियान है। मतलब कि दो पार्टीज के दरमियान में अगर एक डिस्प्यूट आ गया है एक सब्जेक्ट मैटर को लेकर, एक प्लॉट को लेकर, तो दोनों पार्टीज उस प्लॉट के अंदर जो जो कुछ भी इन्वॉल्व है उन तमाम चीज़ों को कोर्ट के अंदर खुलकर बयान करे, खुलकर रखे कि हमारे ये इख्तलाफात हैं, ये मामला है। ये नहीं है कि आज एक दावा कर दिया, उसके अंदर 2-4 डिस्प्यूट है वो फाइल कर दिए, कोर्ट ने उसको डिसाइड किया, कल को फिर एक पार्टी नया दावा लेकर आ जाती है उसी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड। तो फिर वहाँ पर जो सेक्शन 11 है रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा। सेम पार्टीज में सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर दोबारा से दावा जो है वो फाइल नहीं हो सकता जब एक कंपिटेंट कोर्ट उसको डिसाइड कर दे। तो इसके साथ रेड विद सेक्शन 11 भी इम्पोज हो जाता है। बहरहाल उसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये एक थ्योरी है, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि जब भी एक दावा फाइल होगा उसके अंदर तमाम डिस्प्यूट्स सब्जेक्ट मैटर से कंसर्न जितने भी डिस्प्यूटेड होंगे उन तमाम को क्लैरिटी के साथ लिखा जाए ताकि फाइनल डिसीजन को एडजुडिकेट किया जा सके, डिटरमाइन किया जा सके फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, और मजीद फर्दर सेम सब्जेक्ट मैटर से कंसर्न लिटिगेशन ना बचे। ऑर्डर 2 रूल 2 सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम, जो दावा होगा वो मुकम्मल क्लेम पर मुनहिसर होगा, डिपेंड करता है। एवरी सूट शेल इंक्लूड द होल ऑफ क्लेम विच द प्लेंटिफ इज इंटाइटल, जहां पर प्लेंटिफ मुस्तहिक है टू मेक इन रिस्पेक्ट ऑफ, इस लिहाज से, इस तनाजुर में। अच्छा, जब भी इन रिस्पेक्ट ऑफ आएगा ये इकट्ठा वर्ड पढ़ा जाएगा और इसके इकट्ठे के ही मायने बनते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ, इस लिहाज से, इस तनाजुर में, इस तरह से। इन रिस्पेक्ट ऑफ द काज ऑफ एक्शन, जो बनाए दावा है, काज ऑफ एक्शन कहते हैं बनाए दावा को। द प्लेंटिफ में रिलिंक्विश एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम, रिलिंक्विश मतलब हज़फ कर देना, ख़त्म कर देना, दस्तबरदार हो जाना, छोड़ देना उसको। एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम, अपने किसी पोर्शन को, क्लेम के पोर्शन को छोड़ देता है। इन ऑर्डर टू ब्रिंग द सूट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को मद्देनजर रखते हुए या कुछ भी। इन शॉर्ट, इस रूल 2 का सब रूल 1 का जो मायने है कि अगर प्लेंटिफ केस फाइल करेगा तो उसके अंदर वो अपना तमाम रिलीफ जो और जिस तरह से वो इंटाइटल है, मुस्तहिक है अपने रिलीफ का लेने का, उसको मेंशन करेगा कोर्ट में। अगर वो कोई ऐसी चीज़ रिलिंक्विश करता है, दस्तबरदार हो जाता है, छोड़ देता है कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को मद्देनजर रखते हुए, तो फिर ये नहीं कि कुछ पोर्शन इस कोर्ट में सुनवा लिया, कुछ पोर्शन अगली कोर्ट में सुनवा लिया। अगर वो रिलिंक्विश करता है तो इस पर लॉ क्या कहता है, उसकी सब रूल 2 है, रूल 2 का रिलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम वेयर अ प्लेंटिफ ओमिट टू सू इन रिस्पेक्ट ऑफ और इंटेंशनली relinquishment any portion of his claim, he shall not afterwards sue in respect of the portion so omit or relinquishment करता है, दस्तबरदार हो जाता है, छोड़ देता है अपने किसी क्लेम को, पोर्शन को जो उसने दावे के अंदर करना है। कि जी वो कहता है मैंने इससे गाड़ी ली, गाड़ी के साथ साथ इसने मुझे एक चीज़ गिफ्ट भी करनी थी, और दौरान दावा वो गिफ्ट छोड़ देता है जानबूझकर
या उस गिफ्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो किसी और कोर्ट की बनती है, चूँकि वो गिफ्ट गाड़ी के साथ ज़मीन थी या कोई और इमूल प्रॉपर्टी थी जो किसी और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आती है। वो कहता है जी इसका दावा मैं बाद में कर दूंगा, बदनीति पर मबनी या किसी भी सेंस के अंदर। तो अगर एक सब्जेक्ट मैटर में एक से ज़्यादा काज ऑफ एक्शन थे जो प्लेंटिफ का हक करता था, प्लेंटिफ वहाँ पर रिलिक्विशमेंट कर देता है, जानबूझकर छोड़ देता है कि कोर्ट से दोबारा से उसके खिलाफ वो क्लेम नहीं कर सकता, कोर्ट में नहीं जा सकता, सेम सब्जेक्ट मैटर के अंदर कोई और काज ऑफ एक्शन अगर इन्वॉल्व है और उसको नहीं करता। ओमिशन टू सू फॉर वन ऑफ सेवरल रिलीफ्स, अ पर्सन इंटाइटल्ड टू मोर देन वन रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम काज ऑफ एक्शन मे सू फॉर ऑल और एनी ऑफ सच रिलीफ, बट इफ ही ओमिट, अगर वो खत्म कर दे, उसको छोड़ दे, एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ कोर्ट, कोर्ट की मर्जी के बगैर, सवाए कोर्ट की मर्जी के, टू सू फॉर सच ऑल रिलीफ ही शैल नॉट आफ्टरवर्ड, अगर वो किसी ऐसे रिलीफ को जो एक काज ऑफ एक्शन में से ज़ायद बनते हैं, उसकी रेडिसल भी बनती है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी बनती है, हर जाने का दावा भी बनता है, उसने कुछ पैसे भी बकाया जात लेने हैं, उनमें से कोई ऐसा रिलीफ वो छोड़ देता है, प्लेंटिफ गलती की वजह से, बाई मिस्टेकली ओमिशन उससे हो जाती है, जानबूझ के वो कहता है चलो बाद में कर लेंगे इस पर, मासवाए कोर्ट की इजाजत के, अगर वो कोर्ट से इजाजत लेकर कुछ छोड़ता है तो एक अलग बात है, कोर्ट की इजाजत के बगैर वो कोई भी रिलीफ छोड़ दे गलती से, तो उस रिलीफ पर वो दोबारा से सूट फाइल नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल ए बी के खिलाफ एक दावा करता है कि जी बी ने मुझसे एक घर 4 साल किराए पर लिया था 2007, 8, 9 और 10, इनमें से अब बी ने 4 सालों का किराया नहीं दिया, लेकिन ए दावे के अंदर लिखता है कि बी से मैंने 2009 का किराया लेना है या 2010 का किराया लेना है, 10 तक का नहीं, और स्पेसिफिक करना ज़रूरी है कि 2006 से 2007 तक का या 2010 तक का किराया मैंने इसे लेना है। सपोज कर लेते ए लिखता है जी मैंने 2010 का किराया बी से लेना है, और दौराने प्रोसीडिंग गवाही हो जाती है, सब कुछ डिसाइड हो जाता है। अब नए सिरे से ए दावा फाइल नहीं कर सकता कि मैंने बी से 2006 का, 7 का और 8 का भी लेना है, क्योंकि वो उसका जो एक्सटेंड ईयर है, उसका जो लास्ट ईयर है, उस तक का किराया कोर्ट से लेकर डिटरमाइन करवा चुका है, सेम सब्जेक्ट मैटर में, सेम प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो इशू डिस्प्यूट आया था, जो प्रॉब्लम आई थी, उससे मुतालिक वो डिसाइड हो चुका है। अब दोबारा से ए नया दावा सेम सब्जेक्ट मैटर, सेम काज ऑफ एक्शन की बुनियाद पर नहीं कर सकता। रूल 3 ज्वाइंडर ऑफ काज ऑफ एक्शन, क्या बहुत सारे काज ऑफ एक्शन को ज्वाइंट किया जा सकता है? एज सेव एज प्रोवाइडेड, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, इसके अलावा कुछ और ना कहा गया हो तो यही रूल अप्लाई होगा, किसी और लॉ में कुछ ना कहा गया हो। अ प्लेंटिफ में यूनाइट इन द सेम सूट सेवरल काज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट और डिफेंडेंट्स, जो प्लेंटिफ है वो एक से ज़ायद काज ऑफ एक्शन किसी एक प्लेंटिफ, किसी एक डिफेंडेंट के अगेंस्ट या बहुत सारे डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक ही दावे के अंदर अराइज कर सकता है। डिफेंडेंट ज्वाइंटली and any plaintiff having cause of action in which they are jointly interested against the same defendant or the same the defendants jointly may unite such cause of action in the same suit। और बहुत सारे प्लेंटिफ अगर किसी एक डिफेंडेंट के अगेंस्ट या बहुत सारे डिफेंडेंट के अगेंस्ट सेम इंटरेस्ट रखते हैं तो वो भी एक दावे के अंदर सब कुछ अराइज कर सकते हैं। वेयर काजेज ऑफ एक्शन, जहां पर बनाए दावा जात are unite the jurisdiction of court as regard the suit shall deem on the amount of value of the aggregate of subject matter at date of instituting the suit। जिस दिन दावा फाइल हुआ है उस दिन से जिस कोर्ट में इस तरह का दावा, जहां पर एक से ज़ायद प्लेंटिफ, एक से ज़ायद काज ऑफ एक्शन अराइज हो गए, तो वहां पर जिस कोर्ट में फाइल किया गया है फिर उस कोर्ट की वैल्यू ऑफ मनी और एग्रीगेट ऑफ वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी कि सब्जेक्ट मैटर का टोटल एग्रीगेट कितना बन रहा है। 10 लाख की प्रॉपर्टी बन रही है, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, 50 लाख की बन गई, 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, 1 करोड़ की बन गई, तो आया वो कोर्ट इस केस को सुन सकती है या नहीं सुन सकती, और जो कोर्ट केस को सुन सकती है फिर ये केस उसी के पास रेफर किया जाएगा। रूल 4 ओनली सर्टन क्लेम टू बी जॉइंट फॉर रिकवरी ऑफ इमूल प्रॉपर्टी, सिर्फ यकीनी क्लेम जो होंगे वो ही रिकवरी ऑफ इमूल प्रॉपर्टी के अंदर ज्वाइन किया जाएंगे, अदरवाइज नहीं। रिकवरी ऑफ इमूल प्रॉपर्टी के अंदर क्लेम ज्वाइन नहीं किया जाएगा मासवाए इन नीचे क्लेम्स के। नो काज ऑफ एक्शन शेल अनलेस विद द लीव ऑफ कोर्ट, जब तक कि कोर्ट इजाजत ना दे दे, नो कोर्ट शेल, कोई काज ऑफ एक्शन शेल नहीं होगा बी ज्वाइंट इकट्ठा विद अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ इमूल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो हरकत नहीं कर सकती, उसकी रिकवरी के लिए बहुत सारे काज ऑफ एक्शन को ज्वाइंट नहीं किया जाएगा जब तक कि कोर्ट इजाजत ना दे दे। कोर्ट की परमिशन है, अगर कोर्ट को लगे तो कोर्ट उसको ज्वाइंटली फ्रेम करवा सकती है, दावे को इकट्ठा चला सकती है। जनरली नहीं कर सकते आप, लेकिन अगर करोगे तो कोर्ट की इजाजत के बगैर। अब कौन से दावा जाता है जहां पर आप ज्वाइंटली कर सकते हो, इनके अलावा और आप कुछ भी ज्वाइंट नहीं कर सकते जब तक कि कोर्ट आपको परमिशन नहीं देती। अ क्लेम ऑन मींस प्रॉफिट, एरियर्स ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी क्लेम और एनी देयरऑफ और एनी पार्ट देयरऑफ, प्रॉफिट से या किसी बकाया जा से अगर कुछ डील कर रहा है इमूल प्रॉपर्टी का, रेंट वगैरह, इस तरह से रेंट की प्रॉपर्टी में, क्लेम ऑफ डैमेजेस ऑफ ब्रीच ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट अंडर प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयरऑफ, किसी प्रॉपर्टी की
डैमेजेस से कुछ ऐसी चीज़ें डील किसी प्रॉपर्टी के साथ डैमेजेस डील कर रहे हैं, डैमेजेस का कोई दावा है किसी प्रॉपर्टी से मुतालिक इमूवेबल, वहाँ पर डिफरेंट काज ऑफ एक्शन के साथ आप सेवरली ज्वाइंट कर सकते हो, सेवरल ज्वाइंट काज ऑफ एक्शन आप कर सकते हो। क्लेम इन विच अ रिलीफ सॉर्ट इज बेस्ड ऑन द सेम काज ऑफ एक्शन, ऐसा क्लेम जहां पर रिलीफ मांगा गया है इस बुनियाद पर जहां पर सेम काज ऑफ एक्शन है, यानी कि एक प्रॉपर्टी से इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुतल्लिक डिफरेंट डिफेंडर डिफरेंट प्लेंटिफ है, उनका जो काज ऑफ एक्शन बनाए दावा है वो सेम है, और एक से ज़ायद बनाए दावा है लेकिन उनकी जो नेचर है वो सेम है। सभी ने डैमेजेस लेने हैं, सभी ने रिलीफ लेना है, सभी ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवानी है, तो जो कॉज ऑफ एक्शन है वो सेम है, जिसकी वजह से आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर ज्वाइंटली फ्रेम कर सकते हैं कॉज ऑफ एक्शन को। अदरवाइज इमूवेबल प्रॉपर्टी में आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आप क्लेम को ज्वाइंटली फ्रेम नहीं कर सकते, लॉ बार करता है इसको, लेकिन अगर कोर्ट परमिशन दे दे तो। रूल 6 पावर ऑफ कोर्ट टू सेपरेट ट्रायल, ये कोर्ट के इख्तियारात हैं जहां पर ज्वाइंटली दावा फाइल हो जाए, काज ऑफ एक्शन ज्वाइंटली आ जाए, सब्जेक्ट मैटर आ जाए, एक से ज़्यादा डिफेंडर है, एक से ज़्यादा प्लेंटिफ, और कोर्ट को लगे कि यहाँ पर इम्बार्स हो रहा है, मामला उलझ रहा है, मामला समझ में नहीं आ रहा, हर चीज़ मिक्सअप हो रही है, तो कोर्ट सब के ट्रायल को या किसी एक के ट्रायल को या एक से ज़ायद के ट्रायल्स को अलग अलग सेपरेट ट्रायल का हुक्म भी दे सकती है। रूल 7 ऑब्जेक्शन एज टू मिसजॉइंडर, ऑल ऑब्जेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मिसजॉइंडर काज ऑफ एक्शन सब्जेक्ट मैटर में अराइज एज सुन एज पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज। अगर किसी डिफेंडेंट ने या किसी ने भी कोई ऑब्जेक्शन अराइज करना है मिसजॉइंडर पर या ज्वाइंडर ऑफ काज ऑफ एक्शन पर, तो उनको एज सुन एज अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी के अंदर ही रेज किया जाएगा ऑब्जेक्शन को। ये नहीं कि आप अपील या रिवीजन में जाकर भी ऑब्जेक्शन रेज कर लेंगे, क्योंकि एक जनरल प्रिंसिपल है, अगर आप आगाज़ में किसी चीज़ का इनकार या इनहराफ या उसके ऑब्जेक्शन एतराज़ नहीं उठाते तो यही तस्वुर किया जाएगा कि आपने उस चीज़ को मान लिया है, तस्लीम कर लिया है। लेक्चर इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे। दोबारा हाजिर हूँगा एक नए ऑर्डर के साथ, जिसके अंदर हम ऑर्डर 7 को पढ़ेंगे, जो प्लेंट के बारे में, उसके इंग्रीडियंट्स के बारे में, प्लेंट कैसे लिखी जाए, क्या क्या कुछ लिखा जाए, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट 7-11 क्या होता है, 7-10, 7-13, तमाम चीज़ों का हम एक्सप्लेन से डिटेल से डिस्कस करेंगे। और एक बहुत मशहूर टर्म है 7-11, 7-10, 7-11, उसको भी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। जल्द हाजिर हूँगा किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।